कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जिंदगी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, पता नहीं। इस बीच में इंसान किस किस मंजर से कहाँ कहाँ से गुजर जाता है। सच है ना, जिंदगी न जाने कितने मंजर दिखाती है। हमें लगता है कि हम चल रहे हैं, लेकिन जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो चलती है, हम एक ही जगह पे खड़े होते हैं। बहुत से मंजर सामने लाके खड़े कर देती है। इतने लोग, इतने मकाम, लेकिन वो कभी मंजिल लाके सामने नहीं खड़ी करती। नहीं उमा, मंजिल आती है और जरूर आती है और मिलती भी है। तुम्हें मिली मंजिल? क्या तुम्हारा मकसद पूरा हुआ है? क्या कर रही है? पेड़ सारे सूख गए थे, उनमें पानी दे रही थी। क्या हुआ? तुमने कभी सोचा नहीं कि ये जंगल इतने बड़े और घने होते हैं, उनका ध्यान कौन रखता है? कुदरत। हाँ, कुदरत। हम इंसानों की जिंदगी भी कुछ इसी तरह होती है। कुछ को पानी देने के लिए कोई होता है और कुछ के लिए कुदरत। हम लोगों की जिंदगी उस घने जंगल के पौधों की तरह है जिसे कुदरत संभालती है। हमने कभी यह तय नहीं किया कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जो मिल गया बस वही, और जिंदगी कट जाती है। शायद जिंदगी इंसान को मंजिल इतनी आसानी से इसलिए नहीं देती क्योंकि फिर इंसान अपना मकसद भूल जाएगा, ढूंढ ही नहीं पाएगा। और अगर मकसद ही नहीं है तो फिर नहीं उमा, ऐसा नहीं है कि मुझे मंजिल नहीं मिली। मुझे मंजिल मिली है, लेकिन किश्तों में, टुकड़ों में, और अब भी मिल रही है। मैं कबूल भी कर रहा हूं और अपने मकसद को लेकर आगे भी बढ़ रहा हूं। तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी पूरी मंजिल कौन सी है जानते हो? मैं नहीं जानता हूं। जिस मंजिल को मानकर अपने मकसद को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं, वो मुझे नहीं मिलेगी। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ कल्पनाओं में है, काल्पनिक है, सत्य नहीं है। नमस्ते आंटी। मैं आशित, पहचाना आंटी? हाँ हाँ, आओ अंदर आओ। अंकल से मिलना है, घर पे हैं आंटी? हाँ, घर पे है। तुम बैठो, मैं उन्हें बुलाती हूँ। हासिल करना तो बहुत दूर की बात है। जिंदगी इतना नीचे गिरा देती है कि सपने देखने का भी हक नहीं है, ऐसा महसूस होने लगता है। मैं क्या जी रहा हूं निकी? बेटे का फर्ज नहीं निभा पाया, भाई का फर्ज नहीं निभा पाया, और तो और खुद से भी आंख नहीं मिला पाता। अंकल, मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। पापा से भी बहुत डांट पड़ी मुझे। इट्स ओके बेटा, वो हो गया। अंकल, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो।
आप प्लीज मेरी बात समझिएगा और नाराज मत होइएगा। मैं सोनम से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। देखो बेटा, तुम्हारे पापा यहां आए थे, तुम्हारी मम्मी यहां आई थी, अच्छे लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, इसलिए मैंने चाहा कि इस वक्त मेरे मुंह से ऐसा कुछ निकल जाए जिससे तुम्हारे या तुम्हारे घर वालों की इज्जत पर कुछ। अंकल अब बस। मैंने कहा ना, प्लीज तुम जाओ यहां से। अंकल प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। बेटा अंकल 1 मिनट प्लीज। अंकल अंकल प्लीज 1 मिनट, उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो मैं कभी नहीं आऊंगा और सोनम से भी कभी नहीं मिलूंगा। पर प्लीज मुझे एक बार अपनी बात तो कहने दीजिए। आप इतनी तो पेशेंस रख सकते हैं ना, सिर्फ 2 मिनट। अंकल मैं सोनम के साथ शादी करना चाहता हूं और मैं ये तब तक नहीं करना चाहता जब तक मैं उसके काबिल ना हो जाऊं, पूरी तरह से काबिल। सोनम के लिए नहीं अंकल, बल्कि आपकी नजरों में बराबर खरा उतरने के लिए। तब तक मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता अंकल, ताकि सोनम पर, आप पर या मेरे मम्मी डैडी पर किसी भी तरह की आ जाए। मैं सोनम के साथ भी एक दूरी बनाकर रखूंगा अंकल। पर अंकल मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। मैं करूंगा अंकल, बस यही कहना चाहता था अंकल। बाय अंकल। बेटे, मैंने अपने में, अपने बच्चों में कभी इतनी दूरी नहीं रखी कि वो अपने दिल की बात मुझसे न कर सके। पर पापा ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपको बताना ना चाहूं। बेटे, आज जैसे आशिर ने मुझसे बातें की है ना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा है, बल्कि बहुत अच्छा लगा है। उसके दिल में जो कुछ भी था उसने बड़ी सफाई के साथ रखा मेरे सामने, बड़ी पूरी सच्चाई के साथ। लेकिन बेटे, उसकी आवाज में मुझे कहीं तुम्हारी आवाज भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तुम भी ये बात मुझसे करना चाह रही हो लेकिन कर नहीं पा रही हो। क्या मैं तुमसे इतना दूर चला गया हूं कि मैं सुन नहीं पा रहा हूं तुम्हारी बात? नहीं पापा, आपकी बेटी ना आपसे कुछ छुपा रही है और ना ही आप मुझसे कहीं दूर गए। घर में जब बेटी का जन्म होता ना तो समझो संस्कारों का जन्म हुआ, मर्यादा का जन्म हुआ। उसके जन्म लेते ही पूरा घर हया की चादर ओढ़ लेता है और फिर घर की इज्जत की जिम्मेदारी सौंपी जाती है घर के बड़ों को। इसलिए तो कहा जाता है कि घर के बड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है उस घर के संस्कारों का, उस घर की मर्यादा का। उमा, मैं चलता हूं। उमा, तुम अपना ख्याल रखना और पैकिंग की तैयारी कर लेना। वो मैं आखिरी दिन करूंगी। क्यों? क्योंकि इस बार तुम्हारे पैर डगमगा रहे हैं। लेकिन उमा, मेरा चलने का फैसला तो अटल है। ठीक है, मानती हूँ। मेरा यकीन करो उमा। अरे मैंने कह तो दिया कि मानती हूँ। उमा, ये सच है कि इस बार चलने का कारण जज्बाती है। जैसा मैंने कहा कि इनका प्यार मुझे यहां जकड़ रहा है और इससे पहले कि वो और गहरा हो जाए और मैं छूट ना पाऊं, मैं भाग जाना चाहता हूं। भाग जाना चाहते हो? हाँ उमा, मैं इनके प्यार से भाग रहा हूं। मैं चलता हूं। सोनम, मैं जानती थी तू जरूर आएगी। अंदर आ। नहीं अनिता, मुझे कोई ऐतराज नहीं आशिर से। अच्छे घर का है, माँ बाप संस्कारों वाले हैं। पर
ये कोई तरीका नहीं है। मैं चाहूंगा कि पहले बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि वो साथ में जीवन अच्छी तरह से बिता सकते हैं तो ठीक है, पर उससे पहले नहीं। ऐसा क्यों है रुशाली? किस लिए और किसके लिए? जब तुम भी तकलीफ में हो और अकेली हो और मैं भी, तो फिर ये सब क्या है? मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम लोग जिंदगी में दर्द पालते क्यों हैं। सोनम, मैं समझ सकती हूँ तुझे कैसा लग रहा है, तो क्या महसूस कर रही है, लेकिन सोनम, दर्द कोई पालता नहीं है, वो जिंदगी में आ जाता है। कैसे आ जाता है रुशाली? मुझे एक बात बता, तुझे घर आने से कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा सोनम। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तू घर क्यों नहीं आती है? चलना अभी। सोनम, मुझे घर आने में कोई एतराज नहीं है, ना ही मुझे किसी से कोई शिकायत है, लेकिन सोनम, मैं एक बार अपने कदमों पर चलकर देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि ये मेरा बोझ संभाल सकते भी हैं या नहीं। मैं देखना चाहती हूँ कि आईपीएस ऑफिसर कहने में और बन के दिखाने में कितना अंतर है। सोनम, रुशाली को जिंदगी का सामना बिना किसी ढाल के करने दे। रुशाली को रुशाली के नजरों से देखने दे। क्या सोच रहे हो? शिक्षकों का एक हिस्सा हूं मां, एक ऐसा अंग जो जितना है उतने में खुश थे और खुश हैं। उमा, उन्होंने तो यह भी तय कर लिया है कि उन्हें कितना देना है। गुप्ता जी का तो कहना है कि वो 1 तारीख से 1 तारीख तक का सफर तय कर लेते हैं, काट लेते हैं। 15 साल काट लिया है, आगे भी कट जाएगी और कट भी जाएगी उमा। उन्हें कहीं मेरा कुछ कहना या करना अच्छा नहीं लगता था। वो मुझसे सहमत भी होते थे, लेकिन विरोध के बाद उन्हें कहीं मेरी सोच अच्छी नहीं लगती थी। मेरी सोच उनके शांत जीवन में कंपन पैदा कर देती थी, हलचल कर देती थी, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अच्छा रुशाली, मैं चलती हूँ। अच्छा, अपना ध्यान रखना, तुम भी। सोनम, आशिर कैसा है? ठीक है। सोनम, एक बात कहूँ? रुशाली, तुम जो बात कहना चाहती हो, मैं... क्या मेरी बात नहीं सुनेगी? बोल। देख सोनम, इस जहां में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसी दुनिया में रहकर भी अपने अच्छाइयों को जिंदा रखते हैं। आशिर उनमें से एक है। वो अपने बचपन को साथ लेकर चलता है। वो एक बच्चे की तरह सेंसिटिव है, मासूम है। यही बात उसे बड़ा बनाती है। वो अपने दर्द को इतने अंदर तक समा लेता है कि उसके चेहरे पर उसकी शिकन तक ना आए। आशिर तुमसे बहुत प्यार करता है सोनम। मैं जानती हूँ रुशाली। उमा, मैंने अपनी प्रिंसिपल मैडम को हमेशा एक डरा हुआ आदर्शवादी पाया। वो हर उस चीज से सहमत थी जो मैं करना चाहता था, लेकिन उन्हें डर था सिस्टम से, समाज से, अन्य ऐसी चीजों से। वो समझौता कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी उमा, उन्होंने मुझे बहुत समझा। डर के बावजूद भी मेरी मदद की, मुझे हौसला दिया।